रेस्पिरेशन का डिस्कशन हो रहा था, जिसमें कि हमने आपको इंट्रोडक्शन उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन का था और फिर ग्लाइकोलिसिस का। अब हम ग्लाइकोलिसिस से आगे बढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस पूरा डिटेल में हमने आपको बताया था कि एटीपी के साथ क्या चेंजेज आता है, NADH2 कितने बनते हैं। ठीक है, तो एक बार शॉर्टली ब्रीफली 1 मिनट में ग्लाइकोलिसिस देख लेंगे और फिर आगे की हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना। तो ग्लाइकोलिसिस में हमने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, ग्लूकोज चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें चेंज करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें चेंज करता है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में। ठीक है, अब फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट किसमें चेंज कर जाता है, ये ब्रेक कर जाएगा 2 पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट जो होता है ये है PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, 3 कार्बन का। और ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, एक दूसरे में कन्वर्ट भी करते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आइसोमराइजेशन होता है। और फाइनली रिएक्शन आगे बढ़ता था कहाँ से, PGAL से ही बढ़ता था। मतलब कि DIHA भी एक PGL में कन्वर्ट हो जाता था और एक ये PGL, मतलब 2 PGL हमारे पास था। कितना, 2 PGAL था, 2 मोल PGL के थे। ठीक ना। अब PGAL जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नॉन एंजाइमेटिक इवेंट घटेगी जिसमें कि H3PO4 अपना एक फॉस्फोरस क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो ये कन्वर्ट कर देता है 2 मोल्स ऑफ डाई PGAL में, डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है, अब डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से, ठीक है ना, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, NAD+, 2 NAD+, 2 NADH2 में क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका हो गया डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हो गया तो ये बन जाएगा क्या चीज, 2 मोल ऑफ डाई PGA, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, 2 मोल बन गया डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 ADP, ठीक है, कितना ADP, 2 ADP फॉस्फेट ग्रुप को लेके 2 ATP में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ के बाद में जो होगा, ये 2 मोल्स ऑफ 2 PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 PGA में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमराइजेशन रिएक्शन करके। अब 2 PGA से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इनोलेज एंजाइम। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में, PEP, फॉस्फोइनोल के 2 मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे। और PEP से क्या होगा, फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करता था तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। अब बदले में क्या होता था, यहाँ पे 2 ADP क्या होता था, 2 ATP में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, अब देखिए ये 2 NADH2 कहाँ जाएगा, ETS में जाएगा। यहाँ पे लिख देना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें जाएगा, फॉस्फोराइलेशन होगा तो 6 ATP बनाएगा। क्या बनाएगा वो, 6 ATP बनाएगा। ठीक है, ये आपके 10 स्टेप के रिएक्शन थे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप का आपका रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, जिसके बारे में हमने डिटेल में आपको चर्चा किया था। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शॉर्टली डिस्कस करते रहे कि एक बार फिर से फ्रेश अप हो जाए। ठीक ना। चलो, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कैसे कन्वर्ट हुआ था, ATP का एक मॉलिक्यूल लगा था और ADP बना था यहाँ। ठीक है, और फिर यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कैसे बना, फिर एक बार क्या हुआ, ATP का मॉलिक्यूल खर्च हुआ था एक,
और ADP बना था। ठीक, तो इस तरीके से आपका था। अब यही से सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं कि ये जो स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्टेप को क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने को फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बनने को सेकेंड फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक, और ये पूरा प्राइमरी रिएक्शन आपको था, ये मैं बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? क्लीवेज रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्लीवेज रिएक्शन। क्लीवेज रिएक्शन हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, डाईपीजीएल। इस रिएक्शन में देख लो, ये रिएक्शन कौन सा स्टेप है? ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ में ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा फोर्थ में ही आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ स्टेप, और ये क्या हो जाएगा? सिक्स स्टेप, ये 7, और ये क्या हो जाएगा? 8, ये 9, और ये 10। ये देखो, या तो ये स्टेप नंबर पूछेगा और नहीं तो स्टेप का रिएक्शन पूछेगा कि कौन किस में कन्वर्ट करता है। तो पीजीएल इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये सब स्टेप का आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पांचवा स्टेप क्या था? स्टार, नॉन एंजाइमेटिक। ये क्या था आपको बताए थे? नॉन एंजाइमेटिक। ये नॉन एंजाइमेटिक स्टेप होता है, कोई एंजाइम इसमें हेल्प नहीं करता है। ठीक है, और कितने NADH2 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में? तो 2 NADH2 बनते हैं। ठीक, कितने से 2 NADH2 बनते हैं? एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 NADH2 बनते हैं। ठीक, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? तो ATP कहाँ बन रहा है भाई? देखो, 2 ATP यहाँ बन रहा है, और 2 ATP यहाँ बन रहा है, 4 ATP, और 6 ATP यहाँ बन रहा था, 10 ATP। ये मैं बताया था आपको कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 10 ATP बनते हैं। ठीक है, पूरा बता दिया गया था। तो 10 ATP बनते हैं। इसके बाद क्या बताया था? इसके बाद आपको बताया गया था कि नेट कितना ATP बनता है। तो 10 ATP तो बना, लेकिन 2 खर्च भी तो हुआ, एक यहाँ खर्च हो गया और एक यहाँ खर्च हुआ। तो 10 में से 2 खर्च हो गया, तो नेट 8 ATP बना। कितना बना? 8 ATP। फिर आपको बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल पे कितने बनते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल पे मतलब कि डायरेक्ट बनना, मतलब ETS में ना जाए, डायरेक्ट बने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन के दौरान डायरेक्ट बन गया, 2 यहाँ बन गया और 2 यहाँ बन गया, 4 बना। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जो होता है 4 ATP बना। और पूछेगा कि नेट कितना बना सबस्ट्रेट लेवल पे। तो नेट बनने के लिए 2 2 4, 4 में से क्या करोगे? 1 और 1 2 घटा दोगे, माइनस कर दोगे। तो नेट लेवल पे क्या बना आपको? 4 - 2 2 बन गया नेट लेवल पे। ठीक है, तो नेट ATP का फॉर्मेशन हुआ। ये आपके इतने स्टेप्स हैं, ये शॉर्टली आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं लिंक रिएक्शन, और किसमें? लिंक रिएक्शन में चलते हैं और क्रेब साइकिल में चलेंगे। ठीक है ना, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। तो आगे देखते हैं। ये शॉर्ट में आपको एक बार रिवीजन हमने करा दिया। लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन क्या है? लिंक रिएक्शन को हम गेटवे स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे स्टेप। और लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक कनेक्शन का काम करता है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ठीक ना, तो एक्ट्स एज लिंक, क्या लिखेंगे? एक्ट्स एज लिंक बिटवीन, एक्ट्स एज लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच का लिंक जैसा क्या करेगा? एक्शन करेगा। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है ना, अरे कहां पे होता है? इट अकर्स इन आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में होता है। कहां होता है? आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में होगा। ठीक है, लिंक रिएक्शन। ठीक है, आउटर चैम्बर का दूसरा नाम क्या है? आउटर चैम्बर को और हम क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं?
और इसी का नाम है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसी को बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अकर्स इन आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसमें परफॉर्म होगा। देखिए जैसे कि हमने ये बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो दो चैम्बर है ही, एक आउटर चैम्बर एक इनर चैम्बर। इनर चैम्बर मैट्रिक्स से भरा हुआ है, ये देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर चैम्बर, ये जो बाहर का नली जैसा इस कुछ दिख रहा है स्पेस, ये आउटर चैम्बर है, तो इसको बोलते हैं आउटर चैम्बर। ये क्या है? आउटर चैम्बर, इसी में लिंक रिएक्शन होगा, ठीक, आउटर चैम्बर। तो लिंक रिएक्शन कैसे होगा भाई? पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल यहां पे जाएगा, पायरुविक एसिड इंटर करेगा, लिंक रिएक्शन परफॉर्म होगा, और लिंक रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद में, ठीक है, लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। कहां पे इंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल, KREBS, क्रेब्स साइकिल में क्या करेगा? ये इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो यह लिंक रिएक्शन, बाहर में क्या हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, ग्लूकोज से क्या हो रहा था? ग्लूकोज ब्रेक कर रहा था पायरुविक एसिड में, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड बना रहा था, तो एक ग्लाइकोलिसिस हुआ, फिर लिंक रिएक्शन हुआ, फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, ठीक, और फिर ETS भी बाद में होगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि लिंक रिएक्शन में होता क्या है, क्या इसमें परफॉर्म होता है। तो लिंक रिएक्शन क्या है? एक पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिटाइल एस को एंजाइम में होता है। किसमें होता है? एसिटाइल एस को एंजाइम में। तो क्या लिखेंगे यहां? इन लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड, ये किसमें कन्वर्ट होता है? गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, एसिटाइल एस को एंजाइम ए। किसमें? एसिटाइल एस को एंजाइम ए में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, ठीक ना, पायरुविक एसिड। जैसे देखिए यहां पायरुविक एसिड लिखा, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। पायरुविक एसिड क्या होता है कि अब इसमें से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और प्लस क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? NAD प्लस NADH2 भी बना रहा है। क्या बना रहा है? NADH2, मतलब हाइड्रोजन भी खींचा जा रहा है इससे, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कम से कम 2 एंजाइम तो काम कर रहा है यहाँ। और क्या हो रहा है भाई? और को एंजाइम ए, यहाँ पे को एंजाइम ए ये भी ऐड हो रहा है, ठीक, को एंजाइम ए ऐड हो रहा है। और क्या हो रहा है? हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और क्या किया? 2 हाइड्रोजन को खींचा, तो ये बना लिया H2O। क्या बना लिया? H2O। तो वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, चूंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना वो भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा? कि पायरुविक एसिड जब चेंज करेगा एसिटाइल एस को एंजाइम ए में, एसिटाइल एस को एंजाइम ए में जब पायरुविक एसिड चेंज करेगा, तो चेंज करेगा तो इस पूरे स्टेप को क्या बोलते हैं? तो पूरे स्टेप को ऑक्सीडेटिव, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और यहां पे जो एंजाइम एक्ट करता है वो एंजाइम क्या होता है? वो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज उस एंजाइम का नाम है, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज। तो बोलोगे कि सर डीहाइड्रोजिनेज क्यों? क्योंकि खाली हाइड्रोजन निकाला,
तब डिहाइड्रोजनेज बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो CO2 भी निकाल रहा है, ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज बोलने से तो बस खाली हाइड्रोजन का आइडिया आ रहा है कि हाइड्रोजन निकल रहा है, आपने CO2 निकलने के बारे में कुछ बताया नहीं। तो शुरू में साइंटिस्टों को नॉलेज क्या था, शुरू में डिस्कवरी का लेवल थोड़ा कम था, तो उस समय इन्होंने नाम रख दिया डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन बाद में देखा गया कि सेम एंजाइम सारा एक्टिविटी करता है। एक्चुअली ये एंजाइम जो है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एक अकेला एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब एक से ज्यादा एंजाइम प्लस मेटल आयन का क्या है और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल का कलेक्शन है, ये एसोसिएशन है। तो ये क्या होता है, ये इसलिए इसको बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि क्या पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज सिंगल एंजाइम है, तो नो, इट इज द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सारे एंजाइम का एसोसिएशन है और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल का। जैसे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज में क्या क्या होता है, इसमें होगा डिहाइड्रोजिनेज तो होगा ही, जैसा कि नाम है इसका, डिहाइड्रोजिनेज तो होगा ही। डिहाइड्रोजिनेज के बाद क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज के बाद चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो डी कार्बोक्सिलेज भी होगा। क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी यहाँ पे होगा। मतलब दो एंजाइम तो ऐसे ही मिल गए आपको, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज और डी कार्बोक्सिलेज। अब क्या होता है, अब यहाँ पे थियामिन 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 पायरोफॉस्फेट पायरोफॉस्फेट जो कि विटामिन B1 का कंपोनेंट भी होता है। पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो आपको यहां से पूछ देगा कि पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा विटामिन होता है बताओ, तो विटामिन B1 बोलेंगे। थियामिन मतलब कि विटामिन B1 का कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन B1 भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो थियामिन पायरोफॉस्फेट और क्या हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, प्लस लाइपोइक एसिड। क्या है, लाइपोइक एसिड भी है, और क्या है, प्लस Mg+2 है। देखो इतने चीज इसमें है, इतने सारे एंजाइम, इतना ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। देखो ये भी डिहाइड्रोजिनेज भी एक एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज भी एक एंजाइम, थायामिन पायरोफॉस्फेट, ये विटामिन B1 हो गया, एक ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइपोइक एसिड भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, और Mg+2, ठीक है। और क्या होता है, प्लस ट्रांस एसिटाइलेज एक और एंजाइम होता है। क्या होता है, ट्रांस एसिटाइलेज। इतने एंजाइम का क्या है, और मेटल आयन का और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल का एक कलेक्शन है। मतलब ये अकेला एंजाइम नहीं था, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, एक से ज्यादा चीजों का बना हुआ था। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक, यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया। तो पायरुविक, अब बताओ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनता है ना। तो दो पायरुविक एसिड बनेगा, तो दो पायरुविक एसिड से क्या होगा, दो एसिटाइल एस कोएंजाइम में बनेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस में, और जब एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल एस कोएंजाइम में बन रहा है, तो दो पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, दो एसिटाइल एस कोएंजाइम ए बन जाएगा, ठीक है। दो एसिटाइल एस कोएंजाइम ए इससे बन जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना बनेगा, 2 एसिटाइल, 2 मोल ऑफ एसिटाइल एस कोएंजाइम ए बनेगा इससे, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है। चलिए, तो इससे आपको लिंक रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ये गेटवे स्टेप यही है, यही लिंक रिएक्शन है। पूरा रिएक्शन क्या है, लिंक रिएक्शन यही है, पूरा लिंक रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में होता है। अब एसिटाइल एस कोएंजाइम ए के बारे में पूछा जाता है। एसिटाइल, क्या एसिटाइल होता है भाई, CH3CO ये एसिटाइल ग्रुप है। जैसे एसाइल ग्रुप होता है RCO, वैसे ही R के जगह मिथाइल यदि ग्रुप दे दोगे तो एसिटाइल ग्रुप हो जाएगा। तो CH3CO, CO के बाद SH, ठीक है, SH डॉट कोएंजाइम ए, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। यहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एसिटाइल एस कोएंजाइम में कौन कौन सा पार्ट होता है, तो एक एसिटाइल ग्रुप है, यहां से यहां तक क्या हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया, एसिटाइल ग्रुप हो गया, ठीक। और क्या है, ये थायो अल्कोहल है जिसको थायोल भी बोलते हैं, एक थायोल ग्रुप हो गया, सल्फर कंटेनिंग SH,
मतलब ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। एस, कैपिटल एस मतलब सल्फर, इस मॉलिक्यूल में सल्फर भी है, तो है सल्फर, एसएच है, तो थायल ग्रुप हो गया, और प्लस कोएंजाइम ए भी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एसिटाइल एस कोएंजाइम ए के बारे में और एक इंफॉर्मेशन आपको हम दे दे रहे हैं। वो क्या इंफॉर्मेशन है भाई? वो इंफॉर्मेशन ये है कि एसिटाइल एस कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है। लिंक रिएक्शन का क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। एसिटाइल एस कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो एसिटाइल एस कोएंजाइम ए, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट इंट्रेंट, सबस्ट्रेट इंट्रेंट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का ये सबस्ट्रेट इंट्रेंट होता है, ठीक है। मतलब कि क्रेब साइकिल यहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेब साइकिल का यही होता है, इसलिए इसको सबस्ट्रेट इंट्रेंट बोलते हैं, ठीक है, क्रेब साइकिल का। चलिए, तो अब हम इसमें पूछा जाएगा कि लिंक रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल, लिंक रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल O2 का इन्वॉल्व होता है, तो हाफ मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक, पर पाइरुविक एसिड। कितना? पर पाइरुविक एसिड पे, हर एक पाइरुविक एसिड पे हाफ O2 इन्वॉल्व होगा। और पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो 2 पाइरुविक एसिड पे 1 मॉलिक्यूल होगा, तो खाली O2 हो जाएगा पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, लिंक रिएक्शन में हाफ O2 कंज्यूम होता है, कितना कंज्यूम होता है, और फुल O2 कंज्यूम होता है, हाफ O2 कंज्यूम होता है पर पाइरुविक एसिड, और फुल O2 कंज्यूम होगा पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे फुल क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इसको याद रखना, ठीक, ये लिंक रिएक्शन हो गया। अब लिंक रिएक्शन बाद चलते हैं कहाँ, क्रेब साइकिल में, ठीक है ना। अच्छा, और एसिटाइल, और क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटाइल एस कोएंजाइम का और कोई काम है क्या? यस, एसिटाइल एस कोएंजाइम में क्रेब साइकिल में तो इन्वॉल्व होता ही है। क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व यदि ना हो तब क्या करेगा, तब क्या करेगा, ये टेक पार्ट करता है, टेक पार्ट इन, टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस में, इन सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एस्टीरॉयड, एस्टीरॉयड्स, कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल के बाद कैरोटीनॉइड्स, ETC। इसमें क्या होता है, इसका सिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एसिटाइल एस कोएंजाइम ए। और क्रेब साइकिल में एंट्री मारने वाला ये पहला मॉलिक्यूल है, पहला सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, क्रेब साइकिल में। कहाँ चलेंगे, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा क्रेब साइकिल, ठीक है ना। क्रेब साइकिल इसके बाद में स्टार्ट होगा, ठीक। इसके बाद क्रेब साइकिल में चलते हैं। क्रेब साइकिल क्या है भाई, क्रेब साइकिल को देखेंगे तो कहां होगा क्रेब साइकिल, पहले ध्यान रखना है। क्रेब साइकिल कहां होगा, इट अकर्स इनसाइड द इनर चैम्बर, इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में होगा। और क्या होगा, उसी इनर चैम्बर में क्या भरा रहता है, मैट्रिक्स भरा रहता है, तो और बोलेंगे इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर चैम्बर बोल दो, या उस इनर चैम्बर में मैट्रिक्स भरा रहता है, उसी मैट्रिक्स में होता है क्रेब साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के किस में होगा बच्चों, ये मैट्रिक्स में होगा।
तो क्रेब साइकिल अकर्स इनसाइड द इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होगा, क्रेब साइकिल परफॉर्म होगा। चलिए, क्रेब साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल, ठीक है। टीसीए साइकिल से पहले बोलेंगे साइट्रिक एसिड साइकिल, क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। बिकॉज इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट क्रेब साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट इज क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। पहला प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड है, ठीक है। और इसको हम ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो Ka मीन्स नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। TCA साइकिल मीन्स क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि साइट्रिक एसिड जो होता है, जो साइट्रिक एसिड देख रहे हैं, बिकॉज साइट्रिक एसिड कंटेन्स 3COOH ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ए कंटेन करता है, 3COOH ग्रुप, 3 COOH ग्रुप्स को कंटेन करता है। जैसे देख लीजिए, ये CH3 हो गया, CH3 CH2 COH और CH2, यहाँ पे लिखेंगे क्या, COOH, फिर यहाँ COOH और फिर यहाँ COOH। देखिए, एक हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला साइट्रिक एसिड है, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का बना हुआ है। देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, 6 कार्बन कंटेनिंग, क्या है, 7 नहीं 6 कार्बन, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये होता है साइट्रिक एसिड, ठीक। तो ये क्रेब साइकिल का इतना हो गया। आगे चलते हैं। क्रेब साइकिल जो होता है कैसे कैसे होता है, इसके बारे में बता रहे हैं और इंफॉर्मेशन बताते हैं। इस क्रेब साइकिल में 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, पूछ देता है क्वेश्चन, 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और 4 जो होगा डिहाइड्रोजिनेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल में क्या होगा, इन एवरी क्रेब साइकिल, एवरी क्रेब साइकिल, ठीक है, एवरी क्रेब साइकिल पे क्या हो जाएगा, 2 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, 2 जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन एंड 4 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, 4 डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को निकालने वाला रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, इन एवरी क्रेब साइकिल में। अब यह है कि एक पायरुविक एसिड के लिए एक क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है, तो 2 पायरुविक एसिड के लिए कितने क्रेब साइकिल परफॉर्म होंगे, 2 क्रेब साइकिल, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एक ग्लूकोज पे 2 क्रेब साइकिल, तो याद रखिएगा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे कितना, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने बार क्रेब साइकिल परफॉर्म होगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है। कितना, 2 टाइम्स क्रेब साइकिल परफॉर्म होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। तो अब पूछा जाएगा कि एक क्रेब साइकिल पे 2 डीकार्बोक्सिलेशन और 4 डिहाइड्रोजिनेशन, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे 2 बार क्रेब साइकिल चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 डीकार्बोक्सिलेशन और 8 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे 4 डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो जाएगा, 4 डीकार्बोक्सिलेशन और कितना, 8 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसको याद रखना, 8 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, इसको याद रखिएगा। अब एक एक करके
क्या करेंगे कि हम इसको आगे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। देखिए ये पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड से क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था और NAD+ से NADH2 बन रहा था, ठीक है। और हाफ O2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होके एक H2O बना रहा था और एक कोएंजाइम A भी इन्वॉल्व हो जा रहा था, तो बना आपको एसिटाइल एस कोएंजाइम A। यही सबस्ट्रेट एंट्रेंट है, मतलब यही क्या है, फर्स्ट स्टेप। यहां से एसिटाइल कोएंजाइम A से फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा क्रेब साइकिल का। तो पहला स्टेप मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए ये हुआ। और क्रेब साइकिल का लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है, लास्ट स्टेप का प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। OAA मीन्स क्या बोलेंगे, OAA मीन्स ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका OAA प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये प्रोडक्ट होगा तो देखिए एसिटाइल एस कोएंजाइम में 2 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। मतलब कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल एंड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन कंबाइंड टू फॉर्म द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल, दैट इज नोन एज साइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, साइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। साइट्रिक एसिड बना, साइट्रिक एसिड बना तो एंजाइम कौन सा यूज होगा। यहां जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि ये दोनों, ये एसिटाइल एस कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या होता है, दोनों कंडेंस करते हैं, इसलिए कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। पूछता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक, कंडेंसेशन रिएक्शन है। और यहां पे एंजाइम कौन सा होगा, तो साइट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम यहां पे एक्ट करेगा, तो बन जाएगा साइट्रिक एसिड। सिंपल सी बात बताया था आपको कि साइट्रिक एसिड कितने कार्बन का होता था, 6 कार्बन का। 2 कार्बन यहां और 4 कार्बन यहां, 6 कार्बन हो गया। अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल निकल जाता है, याद रखिएगा, कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ये कोएंजाइम A फिर से इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, देखिए यहां से एंट्री मार रहा है, मतलब कोएंजाइम A निकला और फिर से यहां पे यूज जब होगा तो इन्वॉल्व भी हो जाएगा और फिर से एक बार निकल जाएगा, तो ये ऐसा घूमते रहेगा, ठीक है। लिंक रिएक्शन में उसका यूज होता रहेगा। चलिए ऐसा हुआ। ऐसा होने के बाद में साइट्रिक एसिड, अब साइट्रिक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, सिस एकोनिटिक एसिड में। सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक। कौन सा एंजाइम, एंजाइम हो जाएगा एकोनिटेज। कौन सा, एकोनिटेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो उसका आइसोमर सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 कार्बन का ही रहेगा ये, ठीक है। अब एकोनिटेज पे फिर क्या होगा, फिर एक बार एकोनिटेज एक्ट करेगा। क्या, फिर एक बार एकोनिटेज एंजाइम फिर से एक्ट करेगा, तो एक्ट करेगा तो आइसोसाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइट्रिक एसिड में। मतलब कि ये सभी इसके आइसोमर्स हैं। तो याद रखिएगा यहां से यहां तक 2 स्टेप, ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप जो था क्या था, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब साइकिल इज कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है।
और सेकेंड और थर्ड स्टेप जो है ये कंप्लीट आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। क्या है? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन ये होता है। ठीक है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है ना। अब चलिए यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ एक मेटल आयन भी हेल्प करता है। वो कौन सा मेटल आयन है? Fe+2। याद रखना इसको, Fe+2, यहाँ भी Fe+2। ठीक है, दोनों स्टेप पे। अच्छा, अब इसके बाद डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन के लिए क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेशन के लिए यहाँ पे NAD+ NADH2 बनाएगा। ये देखिए, आपको बताए थे कि डिहाइड्रोजिनेशन कितना होता है क्रेब्स साइकिल में? 4 डिहाइड्रोजिनेशन और 2 डीकार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ आप देख लिए। ठीक है, एंजाइम एक्ट क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम क्या होगा यहाँ पे? डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, क्वेश्चन यहां से पूछता है क्या कि यहाँ पे कौन सा मेटल आयन हेल्प करेगा? तो यहाँ पे मेटल आयन Mn+2 क्या हो जाएगा? Mn+2 मेटल आयन यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। ठीक, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड। अब ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का क्या होगा? अब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या होगा? इससे एक CO2 निकल जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा यहाँ? डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक ना। तो यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ स्टार लिख देता हूँ और यहाँ पे स्टार, समझ लीजिएगा। ऑक्सैलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। चूंकि ये 6 कार्बन का कंपाउंड है तो एक कार्बन निकल गया CO2 के फॉर्म में, तो ये बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है। कितना? 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में फिर एक बार क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन। एक CO2 निकला, देखिए CO2 निकल गया। एक बार क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब कि NAD+NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। NADH2 थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, ये फिर से लिख दे रहा हूं। मतलब यहाँ पे NAD+ जो देख रहे हैं, NAD+ NADH2 में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया और एक CO2 का मॉलिक्यूल भी निकल गया। ठीक, एंजाइम जो होगा, एंजाइम यहाँ पे जो एक्ट करेगा कीटोग्लूटेरिक। ठीक, कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है। ये *1 यहाँ इसको हम दे दे रहे हैं, मतलब *1। *2 मैं यहाँ दे रहा हूँ। *2 मतलब *2 एंजाइम को क्या बोलेंगे? यहाँ देख लीजिए, *2 को बोलेंगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या? कीटोग्लूटेरिक, कीटो क्या बोलेंगे इसको? कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज, कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या इससे मिलता जुलता कोई एंजाइम आपको पहले बताया गया है? बोलेंगे हाँ सर बताया गया है। कहाँ? इस लिंक रिएक्शन में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता था वो क्या था? पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर
ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि CO2 यहाँ भी निकल रहा था, ठीक। यहाँ भी हाफ O2 क्या होता है, कंज्यूम होता है, हाफ O2 कंज्यूम होके यहाँ भी एक H2O का मॉलिक्यूल निकल लेता है, ठीक है। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे CO2 निकल रहा था, हाफ O2 यहाँ भी कंज्यूम हो रहा था, यहाँ भी NADH2 बन रहा था, ठीक है। तो क्या दोनों में समानता है, दोनों सेम है? तो बोलेंगे कि मोस्टली दोनों सेम है, लेकिन एक अंतर भी है। क्या अंतर है? क्योंकि ये इन्वॉल्व कर रहा था को एंजाइम ए को इन्वॉल्व करा रहा था, यहाँ पे कोई एंजाइम ए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और कीटोग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज ये भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मोर देन वन एंजाइम क्या है यहाँ पे टेक पार्ट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ओनली वन एंजाइम में। वो कौन सा एंजाइम है? इसमें था, मैं आपको बताया था, ट्रांस एसिटाइलेज होता है, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज होता है। यहाँ पे होगा ट्रांस सक्सिनाइलेज। क्या होगा? ट्रांस सक्सिनाइलेज। तो दोनों में डिफरेंस लिख लीजिएगा। पायरुविक डिहाइड्रोजनेज में डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज था। क्या था? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज के जगह पे सारा एंजाइम बिल्कुल इसका और इसका सेम रहेगा। यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज रहेगा, डिफरेंस पॉइंट। उसके जगह पे यहाँ पे होगा ट्रांस सक्सिनाइलेज। अल्फा कीटोग्लूटारिक में क्या हो जाएगा? ये ट्रांस एसिटाइलेज के जगह पे ट्रांस सक्सिनाइलेज, TRANS, ट्रांस सक्सिनाइलेज, ट्रांस सक्सिनाइलेज एंजाइम यहाँ पे होगा, ठीक है। ट्रांस सक्सिनाइलेज एंजाइम होगा, यही डिफरेंस पॉइंट है, ठीक। चलिए, जब ये डिफरेंस है तो आप बताइए, 5 कार्बन में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म निकल गया तो 4 कार्बन का हो गए। तो 4 कार्बन का होगा तो क्या बन जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल एस को एंजाइम ए में, ठीक है। सक्सिनाइल एस को एंजाइम ए में क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सक्सिनाइल एस को एंजाइम ए में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सक्सिनाइल एस को एंजाइम ए में क्या होगा? कन्वर्ट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सक्सिनाइल एस को एंजाइम ए जब होगा तो ये सक्सिनाइल एस को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर सक्सिनिक एसिड में। एक बात याद रखिएगा, कोई एंजाइम यहाँ लगता है, वो हमने बता दिया कि नहीं लगता, लेकिन लगता है कोई एंजाइम में, को एंजाइम ए लगता है, लेकिन ट्रांस सक्सिनाइलेज एंजाइम होगा कोई एंजाइम के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो सक्सिनिक थायोकाइनेज, क्या हो जाएगा? सक्सिनिक थायोकाइनेज एक्ट होगा, ठीक है। सक्सिनिक थायोकाइनेज, और सक्सिनिक थायोकाइनेज जब एक्ट होगा तो यहाँ पे एक चीज बनेगा, वो क्या? गुआनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करके और क्या बना लेगा? ATP, GTP बना लेगा। क्या बना लेगा? ये बना लेगा GTP, ठीक है, GTP बना लेगा। GTP, एक GTP जो होता है, एक GTP इक्विवेलेंट होता है 1 ATP का, याद रखिएगा, ठीक। तो GTP किस में बनता है? GTP याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। GTP एनिमल में बनेगा, कहाँ बनेगा? एनिमल में। और ATP कहाँ बनेगा? प्लांट में बनेगा। इस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब जगह ATP प्लांट में ही बनता है, ऐसा नहीं। मतलब इस स्टेप में GTP बनेगा एनिमल के केस में। एनिमल के केस में यदि एनिमल के लिवर में और जगहों पे जिस सेल में होगा क्रेब साइकिल, वहां पे GTP बनेगा। यदि प्लांट में क्रेब साइकिल होगा तो इस स्टेप पे ATP बनेगा, याद रखिएगा, ठीक। एनिमल में GTP के जगह पे ITP भी बनता है, और इस एनिमल में इनोसिन ट्राइफॉस्फेट ITP भी बनता है। GTP और ITP, तो क्या लिखेंगे? GTP और ITP। ITP मतलब इनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बनता है। क्या बनता है? इनोसिन ट्राइफॉस मतलब फॉस्फेट, ठीक है, ये बनता है। सक्सिनिक एसिड बन गया। अब सक्सिनिक एसिड के बाद बन जाएगा क्या? फ्यूमेरिक एसिड। क्या बनेगा? फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ध्यान से एकदम।
तो जब CO2 निकल गया तो सक्सिनाइल एस कोएंजाइम में क्या होगा, 4 कार्बन होगा। सक्सिनिक एसिड में भी क्या होगा, 4 कार्बन होगा। और फ्यूमेरिक एसिड में भी क्या होगा, 4 कार्बन होगा। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड। इस स्टेप पे क्या होगा कि एक FAD प्लस 2 हाइड्रोजन इससे लेके FADH2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। FADH2 में, FADH2 मतलब फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन। ठीक है, FADH2 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब बनेगा फ्यूमेरिक एसिड। और इस स्टेप पे हाफ O2 कंबाइन करके और एक H2O को भी निकालेगा। क्या करेगा, इस स्टेप पे हाफ O2 का मॉलिक्यूल कंबाइन करके, इसको कुछ ऐसे लिख ले रहे हैं, हाफ O2 मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, हाफ O2 कंबाइन करके एक H2O को भी निकालता है। ठीक है ना। अब फ्यूमेरिक एसिड जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। कैसे, वाटर को लेके, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन हो। क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड का हाइड्रेशन होगा और यहाँ पे एंजाइम कनेक्ट करता है। देखिए स्टार, मैं स्टार यहाँ पे 3 एंजाइम नाम लिख दे रहा हूँ, स्टार 3 कहाँ लिखे, फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार 3 को लिखने के लिए चलिए यहाँ से लिख दे रहे हैं, फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। स्टार 3 क्या हो जाएगा, फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूमेरिक डिहाइड्रोजिनेज स्टार 3, जिससे कि FADH2 और फ्यूमेरिक एसिड बना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रेशन इसका हो जाएगा तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैलिक एसिड देखो, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड था, जगह कम है तो फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, मैलिक एसिड का कन्वर्जन ऑक्जेलो एसिडिक एसिड में होगा। कैसे होगा, ये होगा कि इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, तो NAD+ एक NADH2 निकाल लेगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। ठीक, और हाफ O2 भी क्या करेगा, मतलब NAD+ भी हाइड्रोजन को निकाला और ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन को निकालेगा, और हाफ O2, तो इससे एक H2O क्या हो गया, निकल गया। ठीक, तो इससे आपको बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस हिसाब से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होगा, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये लिख लीजिए आप लोग, ये पूरा रिएक्शन क्या है, क्रेब्स साइकिल। हेंसलिट क्रेब्स ने इसका डिस्कवरी किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है, दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल का क्या है बच्चों, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट होता है। क्रेब्स साइकिल का क्या होता है, लास्ट प्रोडक्ट होता है, इसको याद रखिएगा। इट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अब क्या है, जरा देख लीजिए, 4 बार डिहाइड्रोजिनेशन और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन कहां पे हुआ है, ध्यान से। पहला डिहाइड्रोजिनेशन यहां पे दिखाई पड़ रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन नंबर 1, डिहाइड्रोजिनेशन यहां पे 1, दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन यहां दिखाई पड़ा 2, और तीसरा डिहाइड्रोजिनेशन यहां दिखाई पड़ा 3, और चौथा डिहाइड्रोजिनेशन यहां दिखाई पड़ा 4। तो एक क्रेब्स साइकिल में 4 डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और फिर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन 2, एक डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना दूसरा यहाँ पे हो रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पाइरुविक एसिड से कितने NADH2 बना। तो एक पाइरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं यहां, क्रेब्स साइकिल में एक पाइरुविक एसिड से, ठीक है, 1 पाइरुविक एसिड मतलब कि 1 क्रेब्स साइकिल क्या होगा,
वन क्रेब साइकिल, ये भी बोल सकते हैं। या तो एक पायरुविक एसिड पूछ देगा, और नहीं तो पूछेगा कि एवरी क्रेब साइकिल में बताओ, एक क्रेब साइकिल में। तो एक पायरुविक एसिड मतलब एक क्रेब साइकिल, क्योंकि एक पायरुविक एसिड के लिए ही एक क्रेब साइकिल परफॉर्म हुआ है। एक पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक रिएक्शन परफॉर्म होता है और एक क्रेब साइकिल परफॉर्म होता है, ठीक है। तो या तो एक क्रेब साइकिल पूछे, नहीं तो वन पायरुविक एसिड पूछे, दोनों सेम है। तो एक पायरुविक एसिड से कितने आपको NaDH2 बने? तो एक NaDH2, देखो एक पायरुविक एसिड है, कितने NaDH2 बने? एक NaDH2 लिंक रिएक्शन, एक पायरुविक एसिड से क्रेब साइकिल में कितने NaDH2 बने? तो एक NaDH2, दूसरा NaDH2 यहाँ, और तीसरा NaDH2 यहाँ। तो मतलब क्या हुआ कि एक क्रेब साइकिल से, याद रखिएगा, एक क्रेब साइकिल से 3 NaDH2, इसको याद रखना है, 3 NaDH2। लेकिन एक पायरुविक एसिड से एक क्रेब साइकिल तो जरूर हुआ, लेकिन एक NaDH2 एक्स्ट्रा बन गया, इसको याद रखना है। कैसे? क्योंकि एक पायरुविक एसिड तो लिंक रिएक्शन में भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो लिंक रिएक्शन में भी NaDH2 बन रहा है। मतलब कि एक क्रेब साइकिल से 3 NaDH2, ठीक है, और एक FADH2 बनता है। कितना? एक FADH2 बनता है, और एक GTP बना। क्या बना? 1 GTP, जिसको ATP बोलते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP, ठीक है, ये बना। लेकिन एक पायरुविक एसिड से 4 NaDH2 बनता है, याद रखिएगा, 4 NaDH2। क्यों? क्योंकि एक लिंक रिएक्शन वाला हो गया और 3 क्रेब साइकिल वाला हो गया, ठीक है। तो एक पायरुविक एसिड से 4 NaDH2, एक FADH2, ठीक है, एक GTP बना। एक GTP एक ATP का क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। अब पूछा जाएगा आपसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे 2 क्रेब साइकिल, तो 2 क्रेब साइकिल पे सब क्या होगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 6 NaDH2, 2 FADH2 और 2 GTP, ठीक है। 2 क्या होगा? GTP, और प्लस में यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड भी आ रहा था, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना प्रोड्यूस हो सकता है उसका हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक ना, कंफ्यूजन से बचने के लिए, ध्यान से। तो अब देखिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनता है। कितना पायरुविक बनता है? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, कहां पे लिखें? इधर लिखते हैं, ठीक। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बना। अब 2 पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? अब देखो, एक पायरुविक एसिड से 4 NaDH2 बनता था, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 NaDH2 बनेगा। क्या बनेगा? 8 NaDH2 बनेगा, ठीक है, 8 NaDH2। और FADH2 कितना बनेगा? 2 FADH2, डबल जस्ट 2 FADH2 बनेगा, ठीक है। और GTP कितना बनेगा? GTP मतलब ATP, मतलब 2 ATP बोलो या GTP बोलो, ठीक है, बात बराबर है। GTP एनिमल के केस में, ATP प्लांट के केस में, ठीक है, ऐसा होगा। अब पूछा जाएगा आपसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 8 NaDH2, 2 FADH2 और 2 ATP बना, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन अभी पूछा जाएगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब साइकिल के दौरान कितना NaDH2 बनता है, कितना FADH2 बनता है। तो फिर क्रेब साइकिल के दौरान फिर यहाँ पे चलेंगे, मतलब लिंक रिएक्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 क्रेब साइकिल से तो 6 NaDH2, 2 FADH2 और 2 GTP बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा पूछे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल NaDH2 का बताओ कितना नंबर होगा, तो हम फिर लिंक रिएक्शन वाला भी क्या करेंगे? इन्वॉल्व करा लेंगे उसमें, याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज को लिंक रिएक्शन वाला भी इन्वॉल्व करा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे NaDH2 आया है वहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 जरूर लिखना है। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 देंगे और H2O क्या करेगा? निकलेगा, H2O निकला, ठीक। और फिर यहाँ पे H2O क्या होगा? इन्वॉल्व होगा, H2O लगेगा, ठीक। फिर यहाँ पे H2O निकला और फिर यहाँ पे H2O क्या होगा? इन्वॉल्व होगा, याद रखिएगा। पानी घुसा, पानी निकला, पानी घुसा, पानी निकला, याद रखना है। यहाँ से फर्स्ट स्टेप से पानी एंट्री किया, फर्स्ट स्टेप में पानी घुसा, पानी निकला, पानी घुसा, पानी निकला, ठीक है। उसके बाद यहाँ छोड़ दीजिए, कीटो उल्टारी के बाद आइए, ठीक, अपोजिट चलना है। क्या? पानी निकला तो पानी क्या हो जाएगा? घुसेगा, एंट्री करेगा। तो यहाँ पे H2O को क्या करना है?
एंट्री कराना है, ठीक ना। पानी निकला, ठीक, और पानी फिर से घुसा, पानी H2O का एंट्री भी करा दीजिए, पानी घुसा। अब फिर क्या होगा, देखिए H2O निकला, H2O निकल रहा है, मतलब पानी निकला, पानी घुसा, फिर पानी निकला, फिर पानी घुसा, ठीक है, अब फिर पानी निकला, ठीक, अल्टरनेटिव एकदम चलते जाना है, पानी घुसा, पानी निकला, पानी घुसा, पानी निकला, ऐसा बोलते जाना है, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक। अब पूछा जाएगा आपसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितने बार क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है, तो 2 टाइम्स। इसको याद रखना है, इसको लिखना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कितना क्रेब्स साइकिल, 2 क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होगा, ठीक है, 2 क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अब आगे क्या पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा कि ये क्रेब्स साइकिल बताओ क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है कि एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्या है ये। रेस्पिरेशन तो कैटाबॉलिक ओवरऑल रिएक्शन होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस एक तरह से है, क्योंकि एनर्जी आपको देता है, उसके बदले में क्या होता है, आपका बायोमास को घटाता भी है। तो ये रेस्पिरेशन का, बीइंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, तो उसका पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन का यदि पार्ट है तो क्या हो जाएगा, तब तो आपको लगेगा कि सर तब तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ये नहीं, इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबॉलिक पाथवे, मतलब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों है, ठीक ना। क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबॉलिक पाथवे, क्या, एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, क्या होता है, एम्फीबॉलिक पाथवे। क्रेब्स साइकिल इज एम्फीबॉलिक पाथवे, मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों, ठीक है। कहीं पे इसका यूज है, कहीं पे क्या है, कहीं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कहीं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि एसिटाइल एस कोएंजाइम का काम क्या है, स्टेरॉइड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, कैरोटीन का सिंथेसिस, कैरोटीनॉइड्स का सिंथेसिस, ठीक है। ये एसिटाइल एस कोएंजाइम में क्या होता है, का काम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड देख रहे हैं, ये बहुत सारे एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एक्ट्स एज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एमिनो एसिड्स। तो ये वेरियस एमिनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कौन काम करता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो होता है, इट एक्ट्स एज रॉ मटेरियल, क्या, रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्या चीज, रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एमिनो एसिड्स, वेरियस एमिनो एसिड्स, ठीक है, वेरियस एमिनो एसिड। अच्छा, चलिए फिर है, देखिए सक्सिनाइल एस कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल एस कोएंजाइम ए का क्या यूज है, ये पाइरोल रिंग बनाता है, हीमोग्लोबिन का, क्लोरोफिल का, ये पाइरोल रिंग बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए खाली यूज ही यूज है, मतलब सिंथेटिकल प्रोसेस के लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक, एक्ट एज प्रीकर्सर, ये प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर फॉर पाइरोल सिंथेसिस, ठीक है, पाइरोल सिंथेसिस। और आप जानते हैं कि पाइरोल किस में होता है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। ये चलिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड देख रहे हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का एक आइसोमर होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पूछ देता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का एक आइसोमर भी होता है, उसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्पार्टिक एसिड बोलते हैं उसको, एस्पार्टिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये था आपका क्या, क्रेब्स साइकिल था। आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।